संजय जी नमस्ते। नमस्कार। बस ये बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे दर्शकों के लिए आप उपलब्ध हुए और थोड़ी सी बातें की जाएं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि सिनेमा से आपकी रुचि कब से आरंभ हुई और कैसे यहाँ तक पहुँची कि अब आप फिल्म निर्माण में आ गए। सबसे पहले तो अजय जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल सिनेमा हॉल पे मुझे जोड़ा और अपनी बात रखने का एक अवसर दिया जो आपके दर्शकों तक पहुंच पाए। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि आप जो ये सिनेमा हॉल नाम का वो एक पॉडकास्ट और वो चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। और मैं आपको फेसबुक वगैरह पे देखता रहता हूँ और बचपन से मैं आपको पढ़ता रहा हूँ क्योंकि सिनेमा में रुचि थी, तो आपका नाम मेरे लिए कभी भी अपरिचित नहीं था। और जब हमें लगता है कि 6-8 महीने पहले हम लोगों की पहली मुलाकात मुंबई में रवि जी के माध्यम से हुई, तो ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि आप बहुत अपरिचित हैं। और मुझे शुरू से लगता रहा कि मैं आपको जानता हूँ। तो रवि से आप लोगों के बारे में सुनता रहा, बात होती रहती थी, तो काफ़ी अच्छा लगा मिल करके आपसे। और आपने जो अभी पूछा कि सिनेमा में रुचि कैसे हुई मेरी और मैंने कैसे ये प्रोडक्शन किया, तो फोटोग्राफी में हम लोगों की रुचि थी। मतलब मुझे याद है कि रवि के साथ, और रवि मुझसे सीनियर था फोटोग्राफी के भी मामले में, और मुझे बाई एक्सीडेंट एक कैमरा मिल गया था। वो जेनिथ नाम की एक कंपनी थी, बड़ा ऑर्डिनरी सा कैमरा था, लेकिन वो 80-81 के ज़माने में मुझे 700-800 रुपये में मिल गया था। किसी ने मेरे पास उसको रख के मुझसे कुछ पैसे बारो किए थे और फिर वो बाद में उसने लिया नहीं, तो वो कैमरा मेरा हो गया था और उसको मैं गले में लटका के घूमा करता था और अपने आप को फोटोग्राफ़र समझने लगा था। फिर हम लोगों के एक कॉमन मित्र थे, उनका स्टूडियो था यहाँ गुरुबाग पे, कुमार स्टूडियो, और बड़े अच्छे संबंध थे हम लोग के। तो हम और रवि अक्सर वहाँ बैठा करते थे और चर्चा किया करते थे फोटोग्राफी के ऊपर या आने वाले। तो उन्होंने एक वीडियो कैमरा ख़रीदा उस ज़माने में, पैनासोनिक का था, E2 मॉडल, मुझे याद है अभी भी। तो उस कैमरे को पास से देखने के लिए हम लोग उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जाया करते थे। चूँकि रवि मुझसे बहुत सीनियर थे फोटोग्राफी के मामले में, उनका सेंस अच्छा था, तो रवि को शायद ये लिबर्टी थी कि वो कैमरे को पास से देख पाएँ। और मैं उनके साथ शादी विवाह के फंक्शन में जो वो कवर करने जाते, तो एज ए लाइटमैन मैं उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जाता था कि बगल में खड़ा होकर के मैं उस कैमरे को देख सकूं। और वहीं से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये फिल्मी कीड़ा मुझे काटा कि मुझे भी आगे मूवी बनानी है और सारी चीज़ें। वो संस्मरण भी बहुत लंबा है, उनके साथ बिताए हुए हम लोगों के कई ऐसे घटनाक्रम थे जिसमें हम लोगों ने काफ़ी जलालत भी झेली और सीखने को भी मिला। तो शुरुआत एक तरह से कहा जा सके वो मतलब अंदर उस कीड़े ने काट लिया था। और फिर जब धीरे धीरे कैरियर को डिज़ाइन करने का आया, चूँकि पिताजी हमारे सर्विस में थे, LIC में थे, और वो चाहते थे कि मैं भी जॉब में आऊँ, लेकिन मुझे कुछ अलग से ही करने का था। और उन्होंने फिर कहा कि भाई मेरे पास तो कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं कोई व्यापार करा सकूं आपको। तो एक स्ट्रगल का दौर चला। फिर उसमें फ़ोटोग्राफी चूँकि शौक़ भी था और फिर उसको पेशे के रूप में हम लोगों ने अपनाया। वीडियो फ़ोटोग्राफी से शुरुआत की, स्टिल करते थे, वीडियो करना शुरू किया शादी ब्याह के उसमें फंक्शन में। और उस समय बनारस में फिल्म धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। यहाँ के कुछ लोग थे वो फिल्म करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, लेकिन संसाधन नहीं थे। तो चूँकि हम लोगों ने उस समय फिर एक अच्छा कैमरा उस ज़माने के हिसाब से JVC का ख़रीदा था, जिसमें साइड में टाइटलिंग भी होती थी। तो उस कैमरे को ले कर के फिल्म मेकर बनने का प्रयास हुआ। 1-2 आधी अधूरी फिल्में शूट की गई एज ए बतौर कैमरामैन।
मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया उन लोगों के फिल्मों में। और पहले जैसे जहन में ये रहता था पढ़ते हुए, चूँकि पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो मैंने बहुत बार ये पढ़ा था कि फ़िल्म बनाने में लोग बर्बाद हो जाते हैं, घर मकान बिक जाता है, गिरवी रख देते हैं लोग और सारी चीज़ें। तो मुझे ये लगता रहा, मेरे लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी रहा है, कई बार अप्स एंड डाउन्स आए। तो मुझे ये लगता रहा कि फ़िल्म बनाने में तो बर्बाद अपने आप को नहीं होना है। अगर मेरी कैपेसिटी 5 फिल्म बनाने की होगी तो मैं पहली फिल्म बनाऊंगा। ये एक सोच मेरे दिमाग में थी उन दिनों। और फिर व्यापार में ही मैंने थोड़ा सा अपने हाथ आजमाए और अलग अलग तरीके का काम। लेकिन ये शुरू से एक फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग या कुछ इस तरह के ही रिलेटेड काम। तो 94 में हम लोगों ने एक बनारस का पहला स्टूडियो शुरू किया, टेलीविज़न स्टूडियो की, जिसमें शूटिंग होती थी, आधे घंटे का इन हाउस प्रोग्राम बनता था, आधे घंटे न्यूज़ के लिए हम लोगों के थे। 94 में ये जो एक परिकल्पना आई, उसके बेस में था कि मैं उस समय एक केबल ऑपरेटर के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका था। मेरे 3-4 अलग अलग इलाकों में सेंटर थे और एक कॉन्सेप्ट ये आया कि अगर सारे को एक साथ जोड़ करके एक जगह से टेलीकास्ट किया जाए किसी फिल्म का या किसी भी प्रोग्राम का, तो उसकी रीच ज़्यादा लोगों तक होगी। और इसी को सोच करके हम लोगों ने ये CTV नाम था मेरे उस वेंचर का, और शुरुआत की। और CTV का फुल फॉर्म क्या हुआ? क्रिएटिव टेलीविज़न। ओके। क्रिएटिव टेलीविज़न टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने एक कंपनी फॉर्म की थी। तो उसी के आगे का C, उस समय वो फैशन में था कि GTV है और ये TV, तो CTV आ गया। तो CTV आ गया। जी उस समय 91 में जब इराक से वॉर चल रहा था, सद्दाम हुसैन वाला, तो उसका लाइव टेलीकास्ट वगैरह कई अलग अलग चैनलों पे आता रहा, BBC वगैरह। उस समय केबल ऑपरेटर मतलब एकदम प्राइमरी स्टेज पे था बनारस में, और लोगों के पास 2 चैनल के वो होते थे ट्रांसमीटर, उसको वो घुमा करके कभी BBC दिखाते, कभी म्यूज़िक चैनल। फिर उसी बीच GTV आया और उससे हम लोग प्रेरित हुए। मेरे अपने स्टूडियो में अंताक्षरी से लेके मियाँ बीबी, नन्ही दुनिया, चिट्ठी आई है, ये सब सारे प्रोग्राम हम लोग इन हाउस, मतलब लगभग 1200 स्क्वायर फीट का एक स्टूडियो, एयर कंडीशन स्टूडियो बनाया था मैंने। और बनारस की प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने का वो एक माध्यम था। यहाँ ऑडिशन देने के लिए 400-400, 500-500 लड़के लड़कियों की लाइन लगा करती थी उस समय। उस चैनल पे कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग उस समय VHS कैसेट पे शूट किया करते थे, और उसकी मैंने 12-15 VCR की एक वो चेन बनाई हुई थी जिस पे उसकी कॉपी हुआ करती थी। और उसको एक टाइम के पहले डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बनारस के जो उस समय के 60-70 ऑपरेटर थे, उनको हम लोग देते थे और उनको मंथली पेमेंट भी देते थे उसको दिखाने का। अरे वाह। तो वो 7 बजे से शुरू करने का वो था कि 7 बजे डॉट सारी जगह पे पूरे बनारस में चलेगा, और लोग इंतज़ार करते थे। लेकिन फिर बाद में ये कंप्लेन आने लगी कि किसी का VCR ख़राब है, कहीं किसी के यहाँ लाइट नहीं थी तो 7 बजे नहीं चला, और ये सब सारी चीज़ें। तो काफ़ी हम लोगों के पास उस समय चिट्ठियाँ आया करती थी, चिट्ठियों का दौर था। और कुछ लोग आ जाते थे, हमारे यहीं सिगरा पे स्टूडियो था, वहाँ पे लोग आ जाते थे, या फ़ोन करके कहते रहे हम लोग कल का प्रोग्राम नहीं देख पाए, उसको दोबारा चला दीजिए। तो उस समय कोई रीटेलीकास्ट की व्यवस्था हम लोगों के पास नहीं थी। तो उसको सोच करके फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर बनारस के सारे ऑपरेटर को एक साथ जोड़ लिया जाए और एक जगह से सिग्नल इनको ट्रांसमिट किया जाए, तो वो सारे लोग एक साथ देख लेंगे। जहाँ उनके लाइट नहीं रहेगी वो नहीं देखेंगे, तो हम उसको रिपीट टेलीकास्ट अपने यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से ही सेंटर रहेगा, तो जब जिसको सुविधा होगी देख लेंगे। तो एक मुहिम मैंने फिर चलाई कि बनारस के सारे ऑपरेटर को जोड़ने का, और वहाँ लोगों ने मेरी भावनाओं को थोड़ा सा गलत समझा, और उन लोगों को लगा कि मैं उनका बिजनेस कैटर कर लूँगा और उनके कब्जा कर लूँगा। इस नाते उन लोगों ने वो विरोध किया मेरा, और जो हमारे कैसेट भी चलते रहे उसका भी बायकॉट कर दिया।
अब फिर वहाँ पे एक जिद आ गई कि नहीं तो मैं तो दिखाऊंगा पूरे बनारस में ही। तो मैंने केबल ऑपरेटर के मेरे 3-4 छोटे छोटे सेंटर थे, उसको फिर मैंने आपस में जोड़ा और बनारस में उस समय रेट था 150 रुपये और उसमें 2 चैनल दिखाते थे केबल ऑपरेटर। तो हम लोगों ने शुरुआत की 60 रुपये में 16 चैनल की। तो उस तरह का सारा सेटअप, तो फिर काफ़ी वो एक अलग दौर था, बदमाशियाँ हुई, गोली चली, दुनिया भर की सारी चीज़ें हुई। उस दौर में वायर कटिंग हो जाती थी, पूरे पूरे बनारस के ऑपरेटर फिर एक साथ हो गए और सिटी केबल जो जी टीवी की कंपनी थी, सिस्टर कंसर्न थी, उसको ले आए। आज हम लोग उसी सिटी केबल में बैठे हैं। और ये सिटी केबल एक संघर्ष के बाद जब सिटी केबल वालों को लगा कि मैं उपयुक्त पात्र हूँ इसको यहाँ पे जाए, तो 2019 से इन्होंने सिटी केबल का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दिया। उसके पहले दूसरे थे। तो वो चीज़ें फिर न्यूज़ बनाना, छोटे छोटे उसमें प्रोग्राम्स करना और ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें प्रेरित करती रही फिल्म की तरफ। और फिल्म देखने का शौक़ अपना बहुत पुराना, बहुत अर्ली एज का था, हाई स्कूल वगैरह से, कि हर संडे को मूवी देखना है या कम से कम पहले दिन देखना है। वो एक क्रेज़ हुआ करता था और हम लोग देखा करते थे। उसके बाद बिजनेस के अपने उठापटक थे, बहुत बार गिरा, बहुत बार यहाँ उठा। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग खुद से जब प्रोग्राम बनाते थे जी और अपने शोज करते थे, तो बहुत सारे ऐसे टैलेंट भी आए होंगे जी जो बनारस के थे। जी जी। तो उनमें से कोई ऐसा है जो बनारस से निकल के बाहर इस्टेब्लिश हुआ हो, हम अगर बात करें तो उनको लोग पहचान सकें? जी, बनारस से उस समय जो हम लोग के पास टैलेंट आए, और बहुत सारे हमारे एंकर हुआ करते थे। कुछ म्यूज़िकल, उसमें एक सुजीत चौबे करके थे जिन्होंने बाद में काफ़ी अच्छा नाम किया, बाद में उनकी डेथ हो गई। और समीर जी के साथ भी उन्होंने काम किया। एक महेंद्र मिश्रा करके थे जो हूबहू पंकज उदास की तरह वो गाते थे, और उनकी भी अभी कोरोना में डेथ हुई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उन्होंने नेशनल प्रोग्राम्स किए हैं अपने गज़ल वगैरह के। एक प्राची मिश्रा करके थी जो हमारे यहाँ एक प्रोग्राम की मियाँ बीबी की एंकरिंग करती थी। बाद में उनको मैंने टीवी शोज़ पे देखा। मे बी अगर आप उनको सर्च करेंगे तो वो प्राची मिश्रा मिल जाएंगी उसमें, क्योंकि कई सीरियल्स में उन्होंने अभिनय किया है और मैंने खुद से देखा हुआ है उनको। तो वो एक प्लेटफॉर्म था शुरू में, यहाँ के जो बच्चे थे, यहाँ के टैलेंट थे। आगे बहुत सारे लोग उसमें बिछड़े, और सारे लोगों को, चूँकि ये 94 की बात मैं बता रहा हूँ, और ये चैनल हम लोगों का 96-97 तक चला। फिर उसके बाद कंपटीशन का एक दौर आ गया, और उसमें फिर बाद में प्रेशर में आकर के सिटी केबल के साथ ज्वाइन करना पड़ा। फिर सिटी केबल के प्रोग्राम हुआ करते थे, और 2008 में फिर सिटी से जब डैन हुआ तो फिर से डैन में एक हिस्सेदारी हुई, डैन काशी के नाम से, जो नेटवर्क 18 का उस समय का वो हुआ करता था। और उसके बाद फिर रियल एस्टेट के बिजनेस में, लेकिन वो फिल्मी कीड़ा जिसने बचपन में काटा था, तो वो उसकी चुभन बार बार होती थी। और मुझे लगता था कि मैं इसके लिए ज़रूर प्रयास मुझे करना चाहिए। और लिखने पढ़ने का थोड़ा शौक़ था, तो कहानियाँ भी लिख लेता था, और सारी चीज़ें, स्क्रिप्टिंग करने की भी कोशिश की जाती थी वो सब। तो मैंने 2003 में एक कहानी लिखी थी। उस समय बनारस की एक चर्चित घटना थी, संवासनी कांड के नाम से बहुत फेमस था। कौन सा कांड? संवासनी कांड। उसमें जो नारी सुधार गृह में महिलाएं जाती हैं, जो नाबालिग होती हैं, उनको वहाँ सुधार गृह में भेजा जाता है। उनके साथ जो उत्पीड़न, उनका यौन उत्पीड़न से लेके सारी चीज़ें थीं, तो उसको बेस में रख के उस समय बहुत ये चर्चित मामला था, मैंने एक कहानी लिखी थी। तो अभी मुझे लगा, जब उम्र के 60वें दशक, मतलब 60वें वर्ष में मैंने प्रवेश किया, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने शौक़ वाले कुछ काम करने चाहिए। और सबसे पहला शौक़ मेरा फिल्मों के प्रति रहा। अच्छा, वो सबसे पहले किया? सबसे पहला था।
वो 14-15 साल की उम्र से जो था, फिर वो फोटोग्राफी और ये सब सारी चीज़ें। तो फिल्म बनाने के लिए भोजपुरी फिल्म बनाने का ही फैसला क्यों किया आपने, एक्चुअली हिंदी क्यों नहीं? जो उस समय हमारे पास लोग मिले, जब फिल्म बनाने का एक वो आया तो ये हुआ कि भाई कैसे बनाया जाए, क्या बनाया जाए। उसके पहले मैंने 2 छोटी छोटी, हमारे एक मित्र हैं ओमादा के नाम से इस समय उनको लोग मतलब जानते हैं, और मुझे लगता है कि भारत में काफ़ी लोग पहचानते हैं उनको, वो आध्यात्मिक गुरु हैं। तो गिरिजा देवी जो हमारे बनारस घराने की एक बहुत ही नामचीन कलाकार रही हैं, जब उनकी डेथ हुई तो उसके ऊपर उन्होंने एक कविता लिखी। गिरजा देवी गोविंदा की माँ? नहीं नहीं, वो निर्मला देवी, गिरिजा ओके। देवी ये ठुमरी हाँ समझ गया साम्राज्ञी नाम, ये समझे। थी, उस नाम से फेमस है। तो उनके ऊपर एक हम लोगों ने काव्य स्टोरी, मतलब एक ड्रामा था, या मतलब एक तरह से कविता ही थी, अलविदा बनारस करके, वो मैंने प्रोड्यूस किया। और उस समय उस फिल्म को बनाने में मतलब वो फिल्म 3-3.5 मिनट 4 मिनट की रही, और 2 लाख रुपए उस समय भी लगे थे। और वो मतलब इस तरह का कोई भी वेंचर होता था मैं उससे जुड़ता था, और बनारस के जो भी इस तरह के लोग हैं जो फिल्म मेकिंग या उसको करने की सोच रखते हैं, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे अप्रोच ज़रूर किया करते थे कि संजय जी का इसमें रुझान है, और संजय जी इस समय थोड़ा सा इसमें सपोर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। फिर एक लता जी से भी ओमा जी के बड़े व्यक्तिगत संबंध थे, और चूँकि वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और लता जी उनसे अपना एक तरह से लता जी ने कभी किसी को कुंडली नहीं दिखाई अपने पिता के अलावा, लेकिन उनको स्वामी ओमादेव को दिखाती थी और उनसे राय लेती थी जब उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उनके ऊपर भी एक इस तरह से म्यूज़िकल वो ट्रिब्यूट उनको दिया गया, तो उससे भी मैं जुड़ा, उसको भी मैंने प्रोड्यूस किया। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। फिर बाद में मुझे लगा कि अपनी फिल्म के ऊपर एक कहानी जो मैंने लिखी थी उस पर बनानी चाहिए। ये पूरी तरह से भोजपुरी फिल्म नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने हाँ, ट्रेलर देखा, हाँ, उसमें काफ़ी सारा इसमें एक्टिव भी है। 7 गाने हैं, 2 भोजपुरी के हैं, 5 हिंदी के हैं, और फिल्म में लगभग 20% भोजपुरी बोली गई है, बाकी सब हिंदी में है। ओके। और उत्साह इसलिए भी मिला क्योंकि एक तो देखिए ये रस्की वाला बिजनेस है, फिल्म का भविष्य फिल्म पर्दे पे लगने के बाद ही तय होता है कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी। आप बनाते समय हर चीज़ मतलब सुपर डुपर रहती है, और अगर ऐसा ना भी रहे तो फिर कोई आदमी इसमें हाथ हाथ डालेगा में ही सही नहीं। बात है। अगर उसको ये लगे ये फ्लॉप होनी है तो वो बनाएगा नहीं। तो जो भी फिल्म बनती है इस हिसाब से बनती है कि ये 100 करोड़ का बिजनेस कर लेगी या बहुत हिट होगी और ऐसा है, और उस तरह की गिमिक लोग दिखाते भी हैं। जो फिल्मी दुनिया के तथाकथित बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर और जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं, कहीं ना कहीं उनको अपना घर चलाना रहता है, तो वो थोड़ा सच थोड़ा झूठ बोल करके जो भी एक नया प्रोड्यूसर बनने आता है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट भी करते हैं। और अगर वो थोड़ा सा हिम्मत है उसमें और कर ले गया तो पिक्चर बन भी जाती है। अदरवाइज़ ज़्यादातर फिल्में मैंने बहुत सारी ऐसी शुरुआत फिल्में होती है देखी फिर डब्बे में और जाती है। डब्बे में जाती है। तो ये रहा, तो मेरे में एक ज़िद थी कि मुझे बनाना है। उस समय मेरे जो कुछ इर्द गिर्द के मित्र थे उनसे मैंने चर्चा की, तो उन्होंने प्रोड्यूसर अरे डायरेक्टर साहब को हमारे सामने किया कि इन्होंने अभी 2 फिल्में बनाई हैं, और उनकी एक फिल्म उसी समय रिलीज़ हो रही थी, मतलब उसका प्रीमियर होना था। तो उन्होंने भी मौका अच्छा देखा और समझा कि नहीं ये ठीक ठाक प्रोड्यूसर है, संपन्न टाइप का, तो मुझे अपना चीफ गेस्ट बना लिया उस प्रीमियर का। और अच्छा उससे एक इंटीमेसी हो गई। और फिर उसके बाद लगा मुझे कि भाई 2 फिल्म इसने बनाई है तो फिल्म मेकिंग तो इसको जो तलाश थी मुझे एक फिल्म डायरेक्टर की वो मिले, HS पवन, और उनके साथ चर्चा हुई फिल्म को लेकर के। कहानी चूँकि मैंने लिखी थी, मैंने उसको हल्का सा उसका सिनॉप्सिस ब्रीफ किया, उन लोगों को भी अच्छी लगी, और उन्होंने तमाम लोगों को फिर धीरे धीरे जोड़ा, और अब जा कर के लगभग 1.5 साल के अंदर में हमारी फिल्म अब प्रदर्शन के लिए तैयार है, अभी सेंसर में है। फिल्म जो बनी है
उस फिल्म को देखने के बाद अब मुझे लगता है कि फिल्म में मतलब मैंने जो चाहा था वो है। और फिल्म जो भी मेरे इष्ट मित्रों ने देखा या साथ के परिचितों ने देखा है, फिल्म सभी को पसंद आई। और मुझे लगता है कि आम जनता को भी ये पसंद आएगी। एक फैमिली के साथ बैठ के देखने की फ़िल्म है। और स्टोरी और जो भी उसमें एक्टर हैं उन लोगों के सारे अभिनय, बीच में ज़रूर एक ऐसा दौर था कि फ़िल्म 6 महीने रुकी रही हीरो के एक्सीडेंट होने की वजह से। गाने उसमें कुछ गाने लिखे हैं संतोष पुरी ने, जो कि बहुत ही अच्छे गाने हैं, मेलोडियस हैं, जो आपको 80 और 90 के दशक के गानों को याद दिलाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और 2 घंटे 12 मिनट की ये फ़िल्म है। और मुझे लगता है कि सिनेमा हॉल के जो भी संभावित दर्शक हैं उनको ये फ़िल्म देखनी चाहिए। ये मेरा उनसे निवेदन है, आग्रह है। और मैं चाहूँगा कि अजय जी भी इस फिल्म को देखें और अपनी एक प्रतिक्रिया अपने कॉलम में इस पे डालें। जो भी कमी हो, इसे जो आप लोग भोजपुरी फिल्म के तौर पे क्यों सेंसर करवा रहे हैं? एक्चुअली भोजपुरी फिल्म पे सेंसर कराने का, मैंने बताया ना कि फिल्म बनाने का जो हौसला मिला वो यूपी गवर्नमेंट के एक फैसले से मिला सब्सिडी कि से, ओके। सब्सिडी वो उस पे दे रही है जो फिल्म यूपी में शूट होगी। और उसमें भोजपुरी में 50% की सब्सिडी थी और हिंदी में 25% की थी। ओके। तो इसलिए ये आया कि भाई ठीक है, पहला वेंचर है अपना। और यहाँ भोजपुरी फिल्में अभी ठीक से मतलब अप टू द मार्क फिल्म जिसको मैं कहता हूँ, क्योंकि भोजपुरी में अश्लीलता का तड़का ज़रूर रहता है, तो वैसा अपने फिल्म में कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा प्रयास करना चाहिए कि भोजपुरी को भी एक सम्मान मिले, क्योंकि हम लोग इसी माटी में पले बड़े हैं और बचपन से भोजपुरी सुनना और बोलना कभी कभार ये रहा है हम लोगों में। और मैं तो बल्कि मेरे दिमाग में है कि मैं कुछ ऐसा भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़ करूं बनारस में, और जो भोजपुरी के कलाकार हैं उनको सम्मानित किया जाए और कम से कम 2 दिन का ये फेस्टिवल हो, जो अच्छी फिल्में इसमें आएँ, ताकि लोग प्रेरित हों। और भोजपुरी बहुत ही मीठी भाषा है और इसको बोलना और सुनना मुझे पसंद रहा है व्यक्तिगत रूप से भी। तो मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार प्रसार हो, इसलिए पहले प्रयास में मैंने ये भोजपुरी तो बहुत संक्षेप में बताएंगे भोजपुरी फिल्मों की स्थिति क्या है अभी? जो अभी करंट सीन चल रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के, उसमें स्टार बेस्ड फिल्में चल रही हैं और उनके जो दर्शक हैं ज़्यादातर वो मैंने जो रीड किया है, चूँकि अपना न्यूज़ चैनल चलता है तो मूवी के रिव्यूज़ के लिए भी हम लोग भेजते हैं अपने कैमरामैन और वो, तो जो अभी की भोजपुरी फिल्मों का दौर है उसमें ज़्यादातर उसके दर्शक जो हैं वो लेबर क्लास हैं या रिक्शे वाले हैं, या मतलब उसको परिवार के साथ बैठ के देखने वाले नहीं हैं। ओके। तो ये एक बड़ी त्रासदी रही है भोजपुरी फिल्मों की पिछले 1 दशक से, या मैं कह सकता हूँ कि 2004 में ससुरा बड़ा पैसा वाला आई मनोज तिवारी की और एक सुपर हिट हुई। उसके बाद फिर ये दौर चल गया कि भोजपुरी फिल्में बनाएं और फिर धीरे धीरे उसमें अश्लीलता का तड़का लोग लगाने लगे और उस तरह के दर्शक मिलने लगे। चूँकि सिंगल थिएटर धीरे धीरे बंद हो गए थे और लोग का रुझान जो ये था पीवीआर और इस तरह के जो मल्टीप्लेक्स वगैरह में था, वहाँ पे भोजपुरी फिल्मों को जगह नहीं मिलती। मेरा ये प्रयास है कि मेरी इस फिल्म को हम किसी मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज़ करें। उनके जरिए, ओके। हाँ, ये एक प्रयास है। उसके लिए पे करके अगर लगाना पड़े तो भी लगाऊंगा मैं। और मैं ये चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्म के नाम पे जो ये एक धब्बा लगा हुआ है अश्लीलता का, वो हटे, अच्छी फिल्में आएँ। और निसंदेह रूप से पहले की जो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी वो, या नदिया के पार, उसके लास्ट का एक वर्जन रहा जिसमें हिंदी भोजपुरी का दोनों वो था, हम आपके हैं कौन, ये सब सारी। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक दौर भोजपुरी फिल्मों का आए और वो प्रतिष्ठा भोजपुरी को भी हासिल हो जो हिंदी फिल्मों को।
बहुत अच्छा। इस फिल्म में कलाकार कौन कौन है ये बताइए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार में हमारे यहीं बनारस और बनारस के मतलब वो उनका जन्म तो सासाराम में हुआ, लेकिन परवरिश और सारा एजुकेशन उनका बनारस में है। रितेश पांडे करके हैं जो एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, उनके गाने मिलियंस में हिट हैं। और एक गाना उनका हेलो कौन करके है जिसको 1 बिलियन व्यूज़ मिले हैं। तो उनको हम लोगों ने एज ए हीरो लिया है। इस फिल्म में तीन क्या बल्कि मैं कहूँगा 4 विलन हैं, जिसमें भोजपुरी फिल्म के और सीरियल्स के नामी विलन सुशील सिंह हैं, अयाज खान हैं, विनीत विशाल हैं, और एक नया चेहरा भी है अजय पांडे के रूप में जो विलन के रूप में इसमें है। और फिल्म की हीरोइन प्राप्ति शुक्ला नाम की लड़की है। चूँकि फिल्म के किरदार में एक 16-17 साल की लड़की का कैरेक्टर था, तो उसमें वो शूट कर रही थी। वो महाराष्ट्र मुंबई से हैं और उन्होंने कई सीरियल्स किए हैं, जिसमें वागले की दुनिया में लगभग 300 एपिसोड उन्होंने किए हैं। उनको हम लोगों ने हीरोइन के रूप में लिया, और कई छोटे बड़े सह कलाकार जो बनारस के हैं या बनारस के आसपास के हैं, यूपी के हैं, उनको हम लोगों ने इसमें मौका दिया। चलिए बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं धन्यवाद, थैंक कि यू। आपकी फिल्म थिएटर में आए और लगे और दर्शक भी ले आए। जी, जरूर। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।